हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा एस्से का जो टाइटल है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ आपको लिखना है वो इंट्रोडक्शन का होना चाहिए। तो देख लेते हैं हम, जैसे इसमें द यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री इरिस्पेक्टिव टू देयर रिलीजियस और कल्चरल एफिलिएशन। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लोगों की कोई भी धार्मिक या कल्चरल या सांस्कृतिक मान्यताएं हों, उन सब के बावजूद पूरे कंट्री के लिए एक कानून बनाना, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूसीसी इज़ टू इस्टाब्लिश द इक्वालिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। यूसीसी को लाने का, इस्टाब्लिश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समाज में इक्वालिटी लाई जाए और यूनिफॉर्मिटी लाई जाए कानून के समक्ष। It aims to replace the personal laws based on religious practices and beliefs such as marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. तो इसका जो उद्देश्य एम है वो है पर्सनल लॉ जो कि बेस्ड है धार्मिक मान्यताओं पर, विश्वास पर, जैसे अलग अलग धर्मों में शादी को लेके, डिवोर्स को लेके, और जो संपत्ति है, एडॉप्शन है, इनको लेकर अधिक अलग अलग जो मान्यताएं बनी हुई हैं, उन मान्यताओं को, व्यक्तिगत मान्यताओं को रिप्लेस करना, वही इसका मकसद है। लाइक एनीथिंग एल्स यूसीसी हैज़ ऑल्सो इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो यूसीसी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो लाइक एनीथिंग एल्स मतलब कोई भी चीज़ है, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो उन्हीं की तरह यूसीसी के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो चलिए हम उन प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोज ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे देख लेते हैं हम क्या है। पहला है इक्वल स्टेटस टू ऑल सिटीजन। पहला इसका प्रोज तो ये है, प्रोज यानी एडवांटेज कि पहला तो इसका प्रोज ये है कि सभी नागरिकों को इक्वल स्टेटस मिलेगा यूसीसी के तहत। यूसीसी irrespective to religion, class, caste and gender will provide a common civil and personal law to all the citizens। तो यूसीसी जो है वो चाहे किसी का कोई भी धर्म हो, कोई भी कास्ट हो, क्लास हो, कोई भी जेंडर हो, इन सब के बावजूद यूसीसी जो है लोगों को एक कॉमन सिविल और पर्सनल लॉ देगा। कॉमन का मतलब है कि सभी के लिए एक ही तरह के कानून होंगे यूसीसी में। तो ये इक्वल स्टेटस देता है सभी सिटीजन्स को, भारत के सभी सिटीजन्स को। तो ये इसका एक फ़ायदा है। और सेकंड देखते हैं हम, जेंडर इक्वालिटी है। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि जो महिलाओं और पुरुषों में के अधिकारों में जो अंतर है, उस अंतर को मिटाना, यही एक इसका दूसरा फ़ायदा है। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट द पर्सनल लॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स वीमेन। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो पर्सनल लॉ होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन्स के जो पर्सनल लॉ होते हैं, जो व्यक्तिगत कानून होते हैं, वो महिलाओं के तरफ अगर हम बात करें तो वो थोड़े भेदभावपूर्ण होते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं, महिलाओं के लिए थोड़ा भेदभाव होता है उसमें। मैन आर कंसिडर टू बी सुप्रीम इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो उसमें इंसान जो मेन है उसे सुपीरियर माना जाता है। कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें पुरुषों को ही सुपीरियर माना जाता है। और जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, मतलब अर्थव्यवस्था में भागीदारी है, उसमें भी पुरुषों को ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है। प्रॉपर्टी राइट्स है, उसमें भी आपने देखा होगा जो प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसमें भी महिलाओं को इग्नोर किया जाता है और पुरुषों को प्रॉपर्टी राइट्स में सुपीरियर माना जाता है। तो इस तरह से है ये। और आगे है, यूसीसी विल एराडिकेट सच डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस्ड बाय वीमेन अंडर वेरियस पर्सनल लॉ एंड ब्रिंग देम एट पावर। तो यूसीसी जो है इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को और ऑपरेशन को, मतलब इस तरह के भेदभाव और अत्याचार को महिलाओं के विरुद्ध जो महिला फेस कर रही है, उन सबको एराडिकेट करेगा, उन सबको ख़त्म करेगा। ठीक है, जो भी
जो पर्सनल लॉ है उसके तहत जो महिलाओं के खिलाफ एक तरह का भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है या ऑपरेशन है, उसे यूसीसी जो है समाप्त करेगा और महिलाओं को पुरुषों के सम्मान लाएगा। ठीक है, ये था जेंडर इक्वालिटी का एक फ़ायदा। और आगे देखते हैं हम। और अगला पॉइंट है, जो तीसरा फ़ायदा है वो वीमेन एम्पावरमेंट का है, मतलब महिलाओं का विकास। यूसीसी विल प्रोटेक्ट वीमेंस राइट एंड इंटरेस्ट एंड एनकरेज देयर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। तो यूसीसी जो है वो महिलाओं के राइट और उनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करेगा और उनकी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उसे एनकरेज करेगा, उसे बढ़ाएगा, प्रोत्साहित करेगा उसे। तो एक ये भी फ़ायदा है कि अगर सभी को समान कानून मिलेंगे तो उससे क्या होगा, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि महिलाओं को पुरुषों के समान ही एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और जो भी पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसमें समान मौका मिलेगा। तो अगला है पॉइंट, नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। इससे नेशनल इंटीग्रेशन और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा यूसीसी से, क्योंकि सभी लोग समान होंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा, पूरे देश में एकजुटता आएगी और ज़्यादा सेक्युलर होगा देश। तो यूसीसी विल क्रिएट अ सिस्टम वेयर एवरी सिटीजन विल शेयर द सेम सेट ऑफ पर्सनल लॉज। तो यूसीसी जो है एक तरह का सिस्टम क्रिएट कर देगा जहाँ पर सभी सिटीजन्स को सेम तरह के पर्सनल लॉ दिए जाएंगे, मतलब सेम तरह के कानून होंगे सभी सिटीजन्स के लिए। जब सभी के लिए सेम कानून होंगे तो नेशनल जो इंटीग्रेशन है वो तो होगा ही, लोगों में एकजुटता आएगी, लोगों में एकता आएगी। नो कम्युनिटी विल बी एंजॉइंग स्पेशल प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिलीजियस पर्सनल लॉज। तो किसी भी कम्युनिटी को उसके जो धार्मिक व्यक्तिगत जो कानून है उसके तहत किसी भी कम्युनिटी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल फ़ायदा जो है वो नहीं मिलेगा। हैंस इट विल फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग ऑल सिटीजन्स। और इस तरह से ये नेशनल इंटीग्रेशन और सेक्युलरिज्म को इस्टाब्लिश करेगा, लोगों में इक्वालिटी और यूनिटी का सेंस जगाकर। ठीक है, लोगों में इक्वालिटी और यूनिटी का जब सेंस आएगा तो उससे नेशनल इंटीग्रेशन और सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो ये था। और अगला पॉइंट है सोशल रिफॉर्म्स। अच्छा, इसमें सोशल रिफॉर्म्स भी आएगा। कैसे? यूसीसी फैसिलिटेट्स सोशल रिफॉर्म्स बाय डिस्करेजिंग आउटडेटेड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट आर ऑब्स्टेकल्स इन द प्रोग्रेस ऑफ वीमेन एंड हैंस इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो यूसीसी जो है ये सोशल रिफॉर्म्स लाएगा बाय डिस्करेजिंग आउटडेटेड कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जो आउटडेटेड कस्टम और प्रैक्टिसेस हैं, मतलब जो आउटडेटेड, जो पुराने रीति रिवाज हैं, प्रथाएं चली आ रही है जो कि महिलाओं के विकास में ऑब्स्टेकल हैं, महिलाओं के विकास में ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो उन सबको डिस्करेज करेगा, उन्हें एनकरेज होने से रोकेगा, उन्हें समाज से ख़त्म करेगा और इस तरह से मॉडर्नाइजेशन और सोशल रिफॉर्म्स को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो थे इसके यूसीसी के फ़ायदे। अब आ जाते हैं हम इसके कुछ नुकसान पे। तो अच्छा, इसके नुकसान को हम चैलेंजेस भी बोल सकते हैं। तो कभी आपके एग्ज़ाम में अगर आता है कि यूसीसी के चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ यूसीसी, आप उसमें इसके जो कॉन्स है वो लिख सकते हैं। तो आ जाते हैं हम इसके चैलेंजेस पे, यानी कि इसके कॉन्स पे। तो पहला है कि ग्राउंड लेवल डिफ़िकल्टीज़। तो पहला तो यह है कि यूसीसी में ग्राउंड लेवल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियंस, एथनिसिटी, कास्ट एंड क्रीड। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री है, चाहे रिलीजन्स के एस्पेक्ट में बात करें, चाहे एथनिसिटी के एस्पेक्ट में बात करें, कास्ट के एस्पेक्ट में बात करें, क्रीड के एस्पेक्ट में बात करें, तो इंडिया जो है वो बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल टू कन्विंस एवरी कम्युनिटी टू रिप्लेस देयर ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स विद अ न्यू लॉ। तो ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हम हर कम्युनिटी के लोगों को कन्विंस कर सकें, उन्हें मना सकें कि वो अपने पुराने ट्रेडिशन और बिलीफ्स को
नए कानून से रिप्लेस कर दे। मतलब पुराने कानून को छोड़ के नया कानून नए कानून को वो माने। इसे लोगों ग्राउंड लेवल पे डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो अगला है वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स 25। आर्टिकल 25 और माफ़ कीजिए, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ चॉइस विच अलाउ रिलीजियन कम्युनिटीज़ to follow their respective personal laws. The argument is burning that UCC violates Article 25. तो ये था वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25। तो कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि यूसीसी से आर्टिकल 25 है उसका हनन होगा, उसका वायलेशन होगा। और वो किस तरह से होगा देखते हैं। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ चॉइस। तो आर्टिकल 25 जो है वो लोगों को फ्रीडम देता है कि वो अपनी चॉइस के रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब किसी भी धर्म को वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रथा को मान सकते हैं। विच अलाउ रिलीजन कम्युनिटीज़ टू फॉलो देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉ। और जिसके तहत लोगों को छूट मिलती है कि वो उनके जो धर्म के हिसाब से जो भी व्यक्तिगत कानून है उसे अपना सकते हैं, उन कानून के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। द आर्ग्यूमेंट इज़ बर्निंग दैट यूसीसी वायलेट्स आर्टिकल 25। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि यूसीसी जो है वो आर्टिकल 25 को एक तरह से वायलेट करता है, क्योंकि जब सभी के लिए कानून सेम हो जाएंगे तो कोई चाहे धर्म कुछ भी हो सबके लिए कानून सेम हो जाएंगे। तो इस केस में लोग अपनी चॉइस के हिसाब से अपने जो व्यक्तिगत कानून है, धर्म के व्यक्तिगत कानून है, उसके हिसाब से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एक ये क्रिटिक्स का मानना है। और तीसरा पॉइंट आ जाता है हमारा द फियर ऑफ लूजिंग यूनिक आइडेंटिटी। तीसरा पॉइंट है द फियर ऑफ लूजिंग यूनिक आइडेंटिटी का मतलब लोगों को ये डर है कि उनकी जो एक धर्म की, उनकी जो प्रथाओं से जो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनी है वो ख़त्म हो जाएगी यूसीसी से। क्योंकि सभी लोगों को जब सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो उनकी जो व्यक्तिगत कानून है उन्हें मानने की प्रथा जो है उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। तो मैनी रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप एक्सप्रेस कंसर्न दैट आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी दे विल लूज देयर यूनिक आइडेंटिटीज़। तो कई जो रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनका ये कंसर्न है कि यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद, मतलब यूसीसी लागू होने के बाद, दे विल लूज देयर यूनिक आइडेंटिटीज़। उनकी जो एक यूनिक आइडेंटिटीज़ बनी हुई है, पहचान बनी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट है वन साइज डजंट फिट ऑल। भाई चौथा पॉइंट ये है, क्रिटिक्स का मानना यह है कि एक साइज़ जो है वो सभी को नहीं आ सकता। तो इसी तरह से एक कानून जो है वो सभी के लिए कैसे सही हो सकता है। जिस तरह से आपने एक, अगर मान लीजिए एक शर्ट है, एक शर्ट का साइज़ है वो हर व्यक्ति को नहीं आ सकता, हर व्यक्ति का एक अलग अलग साइज़ होता है। तो उसी तरह से कानून भी जो है वो एक ही कानून अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों के लिए ठीक नहीं हो सकता। ये भी मानना है कुछ क्रिटिक्स का। तो इसमें है क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच में नॉट बी सक्सेस फॉर द डाइवर्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रिलीजन्स। क्रिटिक्स का मानना है कि वन साइज फिट्स ऑल जो अप्रोच है गवर्नमेंट की, वो भारत जैसे इतने डाइवर्स देश में जहाँ अलग अलग तरह के कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के, उन सब के लिए ये एक सक्सेस फिट नहीं होता। ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा एनक्रोचमेंट ऑन रिलीजियस फ्रीडम। मतलब जो हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर एक तरह का ये अतिक्रमण हुआ। कुछ क्रिटिक्स का मानना ऐसा है। द माइनॉरिटीज़ फियर दैट यूसीसी इज़ अन एनक्रोचमेंट ऑन देयर रिलीजियस फ्रीडम एंड देयरफॉर द एजिटेशन अगेंस्ट यूसीसी इज़ रोलिंग अक्रॉस द कंट्री। माइनॉरिटीज़ का स्पेशली मानना है, उनका ये डर है कि यूसीसी जो है ये एक तरह का एनक्रोचमेंट है उनके रिलीजियस फ्रीडम पर, उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है उस पर एक तरह का अतिक्रमण है। क्योंकि लोगों को अपने धर्म के हिसाब से जो व्यक्तिगत कानून मिले वो सब कानून सबके लिए एक समान हो जाएंगे।
तो इसलिए माइनॉरिटीज़ का मानना है कि उनके जो व्यक्तिगत कानून है एक तरह से उन पर ये एनक्रोचमेंट हुआ, उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है उस पर एनक्रोचमेंट हुआ। एंड देयर फॉर द एजिटेशन अगेंस्ट यूसीसी इज रोलिंग अक्रॉस द कंट्री। और इसलिए यूसीसी के खिलाफ जो एक एजिटेशन है, जो एक अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में जो एक गुस्सा है वो बढ़ रहा है, ठीक, माइनॉरिटीज़ का स्पेशली। ठीक है, ये तो थे हमने पढ़े प्रोज एंड कॉन्स। अब आ जाते हैं आगे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो वाइल यू आर राइटिंग एसे, कंक्लूजन मस्ट बी वेरी अप्रोप्रिएट। तो इस पे आ जाते हैं कंक्लूजन में। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी रिक्वायर्स अ बैलेंस एंड आइडियल अप्रोच कीपिंग इन व्यू द सेंटिमेंट्स एंड बिलीफ्स ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़। तो यूसीसी को जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो यूसीसी को लागू करना है, उसमें एक बहुत ही बैलेंस और आइडियल अप्रोच की ज़रूरत है, बहुत ही बैलेंस और आइडियल अप्रोच की ज़रूरत है। कीपिंग इन व्यू द सेंटिमेंट्स एंड बिलीफ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज़, सभी समुदाय के लोगों के सेंटिमेंट और उनके बिलीफ को ध्यान में रखते हुए। द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सॉट व्यूज, आइडिया एंड सजेशन फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग पब्लिक एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन यूसीसी। तो जो 22nd लॉ कमीशन है उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों के और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उनसे, जो स्टेट्स है उनसे यूसीसी के ऊपर उन्होंने व्यूज़, आइडिया, सजेशंस मांगे हैं। कोई भी इसकी जो डेट थी, लास्ट डेट थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है 14 जुलाई थी। 14 जुलाई तक कोई भी इंडिया का कोई भी जो सिटीजन है वो अपने व्यूज़ जो है, सजेशन जो है वो भेज सकता था गवर्नमेंट को और उस पर विचार किया जाता। आगे है, मोर ओवर डिटेल्ड डिस्कशन मस्ट बी हेल्ड परसुएंट टू दिस सजेशन। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इन सजेशंस पे डिटेल्ड डिस्कशन करें, मतलब लोगों ने जो भी सजेशन दिए हैं उस पर डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। द फोकस शुड बी ऑन एलिमिनेटिंग प्रैक्टिसेस दैट हिंडर इक्वालिटी एंड जेंडर जस्टिस। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उन्हें एलिमिनेट करें, उन प्रैक्टिसेस को, उन प्रथाओं को एलिमिनेट करें जो कि समानता और जेंडर जस्टिस में बाधा क्रिएट कर रही है। हिंडर यानी बाधा, जो बाधा क्रिएट कर रही है किसमें, इक्वालिटी में और जेंडर जस्टिस में। Minorities and other communities must be assured that sincere efforts towards women empowerment will be taken for all women of all religions। तो माइनॉरिटीज़ और जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें ये अश्योर करना चाहिए कि सभी धर्मों की सभी महिलाओं के लिए जो वीमन एम्पावरमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो किए जाएंगे, चाहे कोई भी धर्म की महिला हो, सभी धर्म की सभी महिलाओं के लिए वीमन एम्पावरमेंट के एफर्ट्स जो हैं वो किए जाएंगे। ये हमें अश्योर करना पड़ेगा माइनॉरिटीज़ और अदर कम्युनिटीज़ को। वी शुड प्रोसीड नॉट इन हेस्ट बट विद कॉशन, एक्सपीरियंस, स्टेट्समैनशिप एंड सिंपैथी फॉर द सक्सेस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की सक्सेस के लिए हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी, हेस्ट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि हमें बहुत ही कॉशन, बहुत सावधानी से, एक्सपीरियंस के साथ और स्टेट्समैनशिप के साथ, सिंपैथी के साथ हमें कदम उठाना पड़ेगा, तभी यूसीसी को सक्सेस किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था ऐसे हमारा यूसीसी के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे ऐसे चाहिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे इजी लैंग्वेज में और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके लिए बना सकूं, ताकि आप डिफरेंट जो आपके एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी कर सकें। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।